Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. क्लास 11 का ये 8th चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और इस चैप्टर के ऊपर ये हमारा 5th वीडियो है। ओके, लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम डिस्कस करेंगे बल्क मॉड्यूलस एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी। वैसे तो बल्क मॉड्यूलस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में। What is a bulk modulus? It is nothing but the ratio of stress, volume stress upon volume strain. लेकिन इस वीडियो में बल्क मॉड्यूलस के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे हम कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस बल्क मॉड्यूलस के ऊपर इसके पहले के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है इसके रिलेटेड मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाया है और उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के दे दूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस को समझने के लिए यहाँ पे हम एक बॉल कंसिडर करेंगे जो रबर से बना हुआ है और जिसके अंदर एयर है। ओके, अब ये जो भी बॉल है इस बॉल को अगर हम किसी फ्लूइड में डीप करते हैं तो क्या होगा। सो यहाँ पे सिचुएशन देखिएगा, सिचुएशन कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे ये जो भी बॉल है, दिस बॉल इट इज इन अ एयर और ये जो भी बॉल है इट इज इन अ फ्लूइड, एक लिक्विड के अंदर उसको हमने डीप किया है। ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है हमें कि यहाँ पे इस बॉल के ऊपर जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस एग्जर्ट होंगे वो एयर मॉलिक्यूल की वजह से होंगे यहाँ पे, और इस केस में जो भी फोर्सेस एग्जर्ट हो रहे हैं वो फ्लूइड के मॉलिक्यूल की वजह से होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्लूइड के अंदर इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस ज़्यादा एक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे कम हो रहा है। अब अगर हम दोनों को देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा फोर्सेस एक्ट होंगे। ओके, अगर ज़्यादा फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं दैट फोर्सेस per unit surface area of that ball, this is nothing but the change in pressure। जो भी एक्स्ट्रा फोर्स एग्जर्ट हो रहा है फ्लूइड के अंदर दैट एक्स्ट्रा फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट द चेंज इन प्रेशर। तो कितना प्रेशर चेंज हो रहा है फ्लूइड के अंदर, इतना प्रेशर चेंज हो रहा है डीपी, इतना प्रेशर चेंज हो रहा है। अगर हम एयर में प्रेशर कंसिडर करते हैं पी ए और फ्लूइड के अंदर अब अगर प्रेशर कंसिडर करते हैं पी एफ तो यहाँ पे dp की वैल्यू जो भी होगा, ओके, dp की वैल्यू जो भी होगा जिसको हम यहाँ पे dp करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं dp। ओके, दिस इज इक्वल्स टू pf माइनस pa, pressure in a fluid minus pressure inside the air. So this is nothing but the dp and which is equals to f upon a. ओके, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब बॉल था एयर में तो उस वक्त इसका जो भी वॉल्यूम है वो हम v कंसिडर करेंगे और फ्लूइड के अंदर जो भी वॉल्यूम है इट इज़ नथिंग बट द v माइनस dv। अब अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो कितना वॉल्यूम चेंज हो चुका है, तो वॉल्यूम जो भी चेंज हो चुका है इट इज़ अ dv। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था उस बॉल का, तो ओरिजिनल वॉल्यूम था v। अब ये जो भी स्टैटिस्टिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उसके बेसिस पे यहाँ पे हम बल्क मॉड्यूलस को डिफाइन करेंगे। सो बल्क मॉड्यूलस इट इज रिप्रेजेंट बाय k। ओके, सो k इज नथिंग बट द वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। अब वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर फोर्स क्रिएट हो रहा है उस बॉल के ऊपर, तो फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन what is volume strain, it is nothing but the change in volume per unit original volume. Okay, so this is a volume stress, this one is a volume strain. अब F upon A को हम dP से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। so therefore this K is equals to dP upon dV minus V। अब थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम माइनस साइन लेंगे क्योंकि जब प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग द माइनस नेगेटिव साइन। ओके, सो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। सो k इज इक्वल्स टू
वी डी पी अपॉन डी वी, ओके, वी डी पी अपॉन डी वी. सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ, ये जो भी है दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस. तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. अब इसका यूनिट क्या होगा? इट इज नथिंग बट द स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, तो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस. इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहाँ पे हम एक नए टर्म को डिस्कस करते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी. दिस इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल सी. अब कॉम्प्रेसिबिलिटी एग्जैक्टली क्या है? तो कॉम्प्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस. इट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस. तो C is equals to, we can say that C is equals to 1 upon K. ओके, तो K की वैल्यू हमें पता है. ओके, अगर वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन इट्स अ वी डी पी अपॉन डी वी आएगा, तो मैं डी वी ऊपर ले लेता हूँ. सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी. अब इसका यूनिट क्या होना चाहिए? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस. सो देयरफॉर इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. सो ये उसका यूनिट है. ओके, ये हो गया डिस्कशन ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी. अब जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज नथिंग बट द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी. दो टाइप की इलास्टिसिटी यहाँ पे होते हैं बल्क मॉडुलस के रिलेटेड. ओके, द फर्स्ट वन इज द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, सेकंड वन इज द एडियाबैटिक इलास्टिसिटी. तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल इलास्टिसिटी. दिस आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई सफिक्स थीटा. ओके, अब आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को समझने के लिए यहाँ पे कंसिडर कीजिए एक सिलेंडर with one frictionless piston. ओके, फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. अब यहाँ पे इस सिलेंडर में कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है, कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है लाइक दिस वन. अब इस गैस का जो भी प्रेशर है, सो गैस का जो भी प्रेशर है, इस गैस में जो भी गैस है उसका जो भी प्रेशर है एट अ गिवन इंस्टेंट, at a given state, let us imagine that pressure is equals to P. इसका जो भी वॉल्यूम है that volume is equals to V, और इस गैस का जो भी टेम्परेचर है that temperature is equals to T. ओके, फिलहाल के स्टेट में जो भी गैस हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं उस गैस का प्रेशर कितना है? P है. उस गैस का वॉल्यूम कितना है? V है. और उसका टेम्परेचर कितना है? T है. अगर हमने इस पिस्टन के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो जैसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन नीचे आएगा ड्यू टू दैट एक्सटर्नल फोर्स. अगर पिस्टन नीचे आता है तो डेफिनेटली इस गैस का कॉम्प्रेशन होगा. उस केस में प्रेशर की वैल्यू क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए. उस केस में वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. ओके, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा. अब टेम्परेचर जो भी है वो बढ़ेगा कि कम होगा, लेकिन हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि इस प्रोसेस में जो भी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है. जब कोई भी गैस का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में अगर सिस्टम गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज एन आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, इट इज कॉल्ड एज एन आइसोथर्मल प्रोसेस. तो इस प्रोसेस में जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से पिस्टन नीचे आ रहा है, तो प्रेशर गैस का बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है. तो हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि टेम्परेचर कैसा है बेटा? कांस्टेंट है. अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमें एक आइडियल गैस इक्वेशन पता है. दैट इक्वेशन इज नथिंग बट द PV इज इक्वल्स टू nRT. ओके, व्हाट इज P? प्रेशर. V वॉल्यूम. N is nothing but the number of moles of gas. R is a real gas constant and T is a temperature. अब जो भी प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, let us imagine that this is a isothermal process. Therefore, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उस प्रोसेस के लिए. N और R दोनों कांस्टेंट है क्योंकि गैस की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा, तो N कांस्टेंट रहेगा. तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. PV की वैल्यू कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. अब इसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं इस इक्वेशन का, तो यहाँ पे आएगा PdV प्लस VdP
इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, सॉरी इज इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा? जीरो होगा। सो वी पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। थोड़ा हम रीअरेंज कर लेते हैं, इस टर्म को अगर इधर भेज देता हूँ तो यहाँ पे आएगा डी वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू माइनस डी पी अपॉन पी। ओके, सो ये इक्वेशन हमें एक मिल चुका है। इसी तरह अगर हम कंसिडर करते हैं बल्क मॉडुलस का इक्वेशन, सो बल्क मॉडुलस का इक्वेशन क्या है? इट इज इक्वल्स टू माइनस वी डी पी अपॉन डी वी। ओके, थोड़ा मैं रीअरेंज कर लेता हूं। सो डी वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू माइनस डी पी अपॉन के। देखिए हमने क्या किया, डी वी को इधर लाया, वी को इधर लाया, डी वी अपॉन वी माइनस डी पी अपॉन के। ओके, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां पे हमें दिख रहा है कि k इज इक्वल्स टू p। अब ये जो भी हमने इक्वेशंस निकाले थे, दिस इज फॉर दैट गैस विच इज अंडरगोइंग वन प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस वहां पे हो रहा है। अब उस गैस के लिए जब हमने इक्वेशन निकाला और जब उसको हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ, सॉरी बल्क मॉडुलस के साथ कंपेयर किया, तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिलके आया k इज इक्वल्स टू p। व्हाट इज k? इट्स अ बल्क मॉडुलस। व्हाट इज p? इट्स अ प्रेशर। सो बल्क मॉडुलस इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रेशर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आपको याद रखना है। ओके, बल्क मॉडुलस जो भी होता है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रेशर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। और इस बल्क मॉडुलस को, आइसोथर्मल प्रोसेस जब हो रहा है तो इस बल्क मॉडुलस को ही हम यहाँ पे आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कहते हैं। सो वी कैन से दैट हियर, तो ई थीटा इज इक्वल्स टू पी। सो बल्क मॉडुलस of isothermal process for gas, it is nothing but the isothermal elasticity. So bulk modulus और isothermal elasticity दोनों सेम है इस टाइप के गैस के लिए जो आइसोथर्मल प्रोसेस में है, फिलहाल प्रोसेस हो रहा है। तो ई थीटा इज इक्वल्स टू पी, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। ओके, सो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू पी या बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू पी, वेयर पी इज द प्रेशर। अब इसी तरह अगर हम उसी गैस को कंसिडर करते हैं, उसी गैस को कंसिडर कर रहे हैं, ओके, ये वही गैस है। एक इंस्टेंट पे इस गैस का प्रेशर है P, इसका वॉल्यूम है V और इसका टेम्परेचर है T। अब अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली गैस का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों चेंज हो जाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस में जब यहाँ पे ये तीनों चेंज हो रहे हैं, उस प्रोसेस में यहाँ पे सराउंडिंग से, ओके, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। सो एडियाबैटिक प्रोसेस में जनरली जब भी हम प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों चेंज होंगे। ओके, लेकिन ये जो भी प्रोसेस हो रहा है उस वक्त न तो सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले रहा है या सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे रहा है। तो उस केसेस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक इक्वेशन आएगा जिसको हम पॉइसन्स इक्वेशन बोलते हैं। सो P V टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, दिस इज द इक्वेशन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ चुका है, दैट इज नथिंग बट द गामा। अब ये गामा क्या है? सो गामा जो भी है, दिस गामा इज नथिंग बट द, इट इज अ रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिकेट्स Cp अपॉन Cv। ओके, सो स्पेसिफिकेट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिकेट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सभी टर्म्स आपको थर्मोडायनामिक्स में समझ में आएंगे। तो फिलहाल के कंडीशन में जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, हम बात कर रहे हैं गैसेस के बारे में, जब भी गैसेस में एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उस वक्त जो भी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन होगा, दैट रिलेशन इज नथिंग बट दिस वन, P V टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, अब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव जब लेंगे हम P
डेरिवेटिव ऑफ v टू द पावर गामा क्या आएगा, गामा इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी प्लस v टू द पावर गामा को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ p डी पी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, सॉरी इज इक्वल्स टू 0 आएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इस इक्वेशन में मैं v टू द पावर गामा माइनस 1 को कांस्टेंट निकाल लेता हूँ। v टू द पावर गामा माइनस 1 को कांस्टेंट निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा है, सो p गामा इंटू p इंटू डी वी प्लस इसमें से v टू द पावर गामा माइनस 1 को कांस्टेंट निकाले तो v डी पी रहेगा इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये टर्म 0 होगा क्योंकि ये टर्म गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होता है, वॉल्यूम कुछ ना कुछ है, तो ये टर्म 0 नहीं होगा, इसका मतलब है ये टर्म 0 होगा। सो गामा p डी वी प्लस v डी पी इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो गामा p डी वी इज इक्वल्स टू माइनस v डी पी। ओके, सो यहाँ पे डी वी अपॉन v इज इक्वल्स टू माइनस डी पी अपॉन गामा इंटू पी। ये एक इक्वेशन निकल के यहाँ पे आ गया है। सो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया है यहाँ पे। ओके, अब उसी तरह बल्क मॉडुलस को अगर हम लेते हैं तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू माइनस डी पी वी डी पी अपॉन डी वी है। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, सो डी वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू माइनस डी पी अपॉन के। ओके, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम अगर कंपेयर करते हैं तो हमें एक नया यहाँ पे रिलेशन मिलेगा। सो दैट रिलेशन इज नथिंग बट द, अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे, सो डी वी अपॉन वी माइनस डी पी, डी वी अपॉन डी माइनस डी पी, तो ये जो भी टर्म है दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस टर्म। सो वी कैन से दैट के इज इक्वल्स टू गामा इंटू पी, के इज इक्वल्स टू गामा इंटू पी। अब ये जो भी के है दिस इज नथिंग बट द बल्क मॉडुलस ऑफ दैट गैस विच इज अंडरगोइंग एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है वहाँ पे, एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, तो उसके लिए जो भी के है उस के को हम एक नया नाम देंगे, दैट इज नथिंग बट द ई फाई, तो विच इज कॉल्ड एज एन एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, विच इज नथिंग बट द ई फाई। ओके, सो ई फाई इज इक्वल्स टू गामा इंटू पी। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जब भी गैस किसी प्रोसेस, वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है गैस का, तो दो टाइप के प्रोसेस पॉसिबल है, वन इज आइसोथर्मल, सेकंड वन इज एडियाबैटिक। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है उस वक्त बल्क मॉडुलस मीन्स आइसोथर्मल इलास्टिसिटी जो भी रहेगा, तो उस केस में दिस ई थीटा इज इक्वल्स टू पी है, इज इक्वल्स टू ओनली प्रेशर है। लेकिन जब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उस वक्त जो भी बल्क मॉडुलस को होगा उसको हम कहेंगे एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, एंड विच इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स पी, गामा टाइम्स पी। तो पी इज अ प्रेशर, गामा इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक एड्स। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी गैस के लिए एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की वैल्यू कितना है, पी है, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी की वैल्यू कितना है, गामा इंटू पी है। अगर हमें गामा की वैल्यू पता चलता है तो हम इजीली बता सकते हैं कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा कि एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा। तो गामा कितना होता है तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे, सो जो भी गामा होगा, जो भी गामा होता है, सो गामा की वैल्यू डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ गैस इज प्रेजेंट हियर। अगर वो गैस मोनो एटमिक है, अगर वो गैस मोनो एटमिक है, ओके, तो गामा की वैल्यू होगा यहाँ पे 1.66। अगर वो डायटमिक है, अगर गैस ये डायटमिक गैस है तो गामा की वैल्यू होगा यहाँ पे 1.4। अगर वो ट्राइएटमिक है गैस, अगर गैस ट्राइएटमिक है तो गामा की वैल्यू होगा इट इज इक्वल टू 1.33। अब तीनों केसेस में
अगर हम तीनों केसेस देखते हैं यहाँ पे, तीनों केसेस में गामा की वैल्यू जो भी है इट इज ग्रेटर देन 1। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ई थीटा और ई फाई में क्या रिलेशन होता है। ओके, सो ई थीटा और ई फाई कितना टाइम्स ज़्यादा होता है ये डिसाइड करता है गामा की वैल्यू। और गामा की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होता है? नेचर ऑफ द गैस। गैस किस टाइप का है, वेदर इट इज अ मोनोएटमिक गैस, वेदर इट इज अ डायटमिक गैस, वेदर इट इज अ ट्राइएटमिक गैस, उसके बेसिस पे गामा की वैल्यू डिफरेंट रहेगा। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा, तो तीनों केसेस में अगर मोनोएटमिक गैस भी हो या डायटमिक हो या ट्राइएटमिक हो, तीनों केसेस में अगर हम देखते हैं सो ई थीटा जो भी है इट इज ऑलवेज लेस देन ई फाई। ओके, सो ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखना है कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज ऑलवेज लेस देन द एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, क्योंकि गामा की वैल्यू यहाँ पे 1 से ज़्यादा है। सो ये था डिस्कशन अबाउट एडियाबैटिक इलास्टिसिटी एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ कॉम्प्रेस्ड लिक्विड वेट। अब उसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए, अब जब हम किसी भी लिक्विड के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, ओके, तो उस लिक्विड का वॉल्यूम कम हो रहा है। जब भी किसी लिक्विड के ऊपर हम प्रेशर एग्जर्ट करें तो उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर उसका वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे उसकी डेंसिटी क्या होगा? बढ़ना चाहिए, क्योंकि मास तो उतना ही, क्वांटिटी उतना ही है, तो उसका डेंसिटी बढ़ेगा। अब डेंसिटी कितना बढ़ेगा उसी के रिलेटेड हम यहाँ पे एक डेरिवेशन निकालने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हमने पिस्टन के ऊपर मास पहले हटा दिया, तो उस वक्त डेंसिटी जो भी था उसको हम रो कंसिडर करेंगे। जब हमने मास यहाँ पे रखा है तो उस वक्त जो भी डेंसिटी होगा उसको हम रो डैश कंसिडर करेंगे। ओके, तो ये जो भी है रो, इट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड व्हेन मास इज नॉट देयर। मास वहाँ पे नहीं है उस वक्त का डेंसिटी है। जैसे हम मास यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा mg। अगर इतना फोर्स एक्ट हो रहा है तो पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली इस लिक्विड का वॉल्यूम जो भी है वो कम होगा। अगर कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगा, तो उस वक्त की जो भी डेंसिटी है इट इज अ रो डैश। तो डेंसिटी कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे? सो डेल्टा रो, इतनी डेंसिटी चेंज हो रहा है विच इज इक्वल टू रो डैश माइनस रो। ओके, तो कितनी डेंसिटी चेंज हो रहा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी इज व्हाट? डेंसिटी इज नथिंग बट द मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर लिक्विड हम कंसिडर कर रहे हैं तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा? इट्स अ वी, इट्स अ वी। अब रो इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम है। अब अगर हम इसका फ्रैक्शनल चेंज लेते हैं, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन, मास चेंज हो रहा है क्या? नहीं, मास कांस्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो डेंसिटी कम होगा। उस लिक्विड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस रिलेशन के बेसिस पे अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज लेते हैं तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी अपॉन वी अपॉन रो इज इक्वल्स टू, अब ये 1 अपॉन था इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, तो डेल्टा वी अपॉन वी। ओके, सो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमें मिल गया है। अब बल्क मॉडुलस का इक्वेशन क्या है? सो बल्क मॉडुलस का इक्वेशन वी नो दैट k इज इक्वल्स टू माइनस वी डेल्टा p अपॉन डेल्टा v। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा p अपॉन k, डेल्टा p को रखा, k को इधर आया, डेल्टा v को इस साइड लाया अपॉन v। तो ये जो भी वैल्यू है डेल्टा v अपॉन v का विच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा p अपॉन k, ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू क्या क्या आएगा? देखिए, सो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू कितना आ रहा है? सो इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन के, माइनस माइनस बिकम अ प्लस, सो देयरफॉर हियर डेल्टा पी अपॉन के। ओके, अब डेल्टा रो क्या है? चेंज इन डेंसिटी।
अब चेंज इन डेंसिटी को हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं. सो दिस इज नथिंग बट द रो डैश माइनस रो. दिस इज द डेल्टा रो अपॉन रो is equals to delta P upon K. What is delta P? Change in pressure. What is K? It's a bulk modulus. Okay. So यहाँ पे rho dash upon rho minus 1 is equals to delta P upon K. ओके रो डैश की वैल्यू कितना होगा, रो डैश अपॉन रो की वैल्यू कितना होगा. सो इट इज इक्वल टू -1 को उधर सेंड करते हैं तो 1 प्लस डेल्टा पी अपॉन के. तो यहां पे एक फाइनल इक्वेशन निकल के आएगा. रो डैश इज इक्वल्स टू रो 1 प्लस डेल्टा पी अपॉन के. रो डैश इज इक्वल्स टू रो 1 प्लस C इंटू डेल्टा पी. यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, यहाँ पे हमने चेंज क्या किया है, 1 अपॉन के की जगह पे C यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, वह C इज अ कॉम्प्रेसिबिलिटी. अब ये दो फॉर्मूला यूज करके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ये दो फॉर्मूलास यूज करके आप कितनी डेंसिटी, वहाँ पे फाइनल डेंसिटी कितना है कॉम्प्लेक्स लिक्विड का, वो फाइंड आउट कर सकते हो. आपको 3 चीजें पता होना चाहिए. फर्स्ट वन इज द डेंसिटी, सेकेंड वन इज अ चेंज इन प्रेशर और बल्क मॉडुलस, या कॉम्प्रेसिबिलिटी दिया है तो भी आप निकाल सकते हो. अदरवाइज सिर्फ आपको चेंज इन प्रेशर ही फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे चेंज इन प्रेशर जो भी है, सॉरी चेंज इन डेंसिटी अगर फाइंड आउट करना है तो इसके बेसिस पे हम एक दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं. यहाँ पे डेल्टा रो इज इक्वल्स टू रो डेल्टा पी अपॉन के. ओके, ये भी आप निकाल सकते हो. सो दिस इज अबाउट द डेंसिटी ऑफ कॉम्प्रेस लिक्विड. बहुत ही इजी इक्वेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इट इज नथिंग बट द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर. ओके, तो यहाँ पे देखिए एक स्फीयर है. ओके, एक स्फीयर हम कंसिडर करें, एक बॉल कंसिडर करें, उस बॉल का रेडियस हम कंसिडर करेंगे r. कितना है, r है. अब पहले ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये जो भी रेडियस था ये उस वक्त था जब यहाँ पे हमने मास नहीं रखा. अब जैसे ही मास हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे इस मास की वजह से एक फोर्स एक्ट होगा इस पिस्टन के ऊपर, mg इतना. वो पिस्टन नीचे आना चाहेगा तो लिक्विड को कॉम्प्रेस करेगा. अगर लिक्विड को कॉम्प्रेस कर रहा है तो ऑटोमेटिकली इस बॉल के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स एग्जर्ट होंगे, और एक्स्ट्रा फोर्स अगर एग्जर्ट हो रहा है तो इसका प्रेशर चेंज होगा. ओके, और प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम उसका चेंज होगा. अगर उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, उस बॉल का अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेफिनेटली उसका रेडियस को ऊपर अफेक्ट करेगा, रेडियस की वैल्यू कम होगा. तो इस केस में सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ दैट बॉल इट इज इक्वल्स टू, क्या होता है वॉल्यूम, वो स्फेरिकल फॉर्म में. सो 4/3 पाई r क्यूब. ओके, अगर इसका फ्रैक्शनल चेंज मैं लेता हूं तो फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, डेल्टा v बाई वी इज इक्वल्स टू. तो इसी इक्वेशन के बेसिस पे ये तो कांस्टेंट है 4/3 पाई. ओके, v इज इक्वल्स टू r, v इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब है. तो फ्रैक्शनल चेंज जो भी होगा इट्स अ r 3 टाइम्स डेल्टा r अपॉन r. सो दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज ऑफ वॉल्यूम विच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस. ओके, अब ये इक्वेशन हमें मिल गया. उसी तरह k का जो भी इक्वेशन है, k इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा v अपॉन डेल्टा, सॉरी k इज इक्वल्स टू माइनस v डेल्टा p अपॉन डेल्टा v. तो इस इक्वेशन के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v बाय v की वैल्यू कितना होना चाहिए मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा p अपॉन k, डेल्टा p अपॉन k. ओके, सो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, डेल्टा v बाय v का डेल्टा p अपॉन k. सो डेल्टा p अपॉन k, ओके, डेल्टा v की वैल्यू इट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा r अपॉन r. सो डेल्टा r अपॉन r की वैल्यू, दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस विच इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा p अपॉन k. What is k? Bulk modulus. What is p? It's a
चेंज इन प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर कितना चेंज हो रहा है इस केस में, हमने कितना मास अटैच किया था, m इतना मास अटैच किया था। ओके, तो यहाँ पे फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू mg, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इस बॉल का, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू a। सो डेल्टा p की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं mg अपॉन a। सो वही मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। सो डेल्टा r अपॉन r इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे होगा mg अपॉन a k। सो दिस इज नथिंग बट द फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। ओके, कितना रेडियस चेंज हो रहा है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर इसको इनिशियल रेडियस और फाइनल रेडियस दिया है तो आप डेल्टा आर को स्प्लिट करके उसी तरह डेंसिटी की तरह आप यहाँ पे अलग से फॉर्मूला बना सकते हो। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, हमने 3 चीज़ें देखी है। स्पेशली गैसेस जब प्रोसेस होता है तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू P। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो बल्क मॉडुलस दैट इज द एडियाबैटिक इलास्टिसिटी इज इक्वल टू गामा इंटू पी। और गामा कौन सी गैस के लिए कितना होता है वो हमने डिटेल में देखा है। उसके बाद जब भी वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेफिनेटली डेंसिटी चेंज होगा। तो डेंसिटी ऑफ कॉम्प्रेस लिक्विड उसका एक अलग से डेरिवेशन हमने यहाँ पे देखा है। और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया है यहाँ पे द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। जब हम उसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो उस वक्त फ्रैक्शनल चेंज रेडियस में कितना हो रहा है उसका भी फॉर्मूला यहाँ पे हमने दिया है। जितना ज़्यादा आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा फ्रैक्शनल चेंज होगा, जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना कम फ्रैक्शनल रेडियस होगा, और बल्क मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा उतना कम फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी पॉइंट्स कवर समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ कमेंट्स करना है तो आप कमेंट्स में कर सकते हो। अगर कोई नया टॉपिक्स आपको इसमें लर्न करना है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। ओके, आने वाले 1 साल में 12th का जितना भी कंटेंट है सभी हम ऑनलाइन ला रहे हैं। तो ये था 5th लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।